सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं हूँ जैस्मीन मंजूर and welcome to the program. नाज़रीन, today we have a very special guest and obviously उनसे like program में उन्होंने पहले भी कई दफ़ा शिरकत की है, but I'm always honored to have him because एक तो he is a very straightforward person and I would also like to say कि he is a very clean person. So शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, former Prime Minister रह चुके हैं पाकिस्तान के और अब उनकी अपनी पार्टी है अवामे पाकिस्तान पार्टी, उसके चेयरपर्सन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका वक्त निकालने का और तशरीफ़ लाने का। मैंने आपका एक छोटा सा पैकेज चलाया जो गुफ्तगू आपने की, नेशनल डायलॉग, मतलब है भाई साहब कौन करेगा आपको? आप आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, आपको लगता है कि एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट? एनीबडी रियली केयर्स कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, इंटरनेशनली आपको डिफेम किया जा रहा है, मतलब है। और ऐसा नहीं है कि वो आप उनको मौके नहीं दे रहे, हर रोज आप उनको एक नया मौका देते हैं कि आपको अंदर से तो दुश्मन की अब जरूरत ही नहीं रही, बाहर के दुश्मन की आपको जरूरत ही नहीं रही क्योंकि अंदर से ही इतने वार हो रहे हैं। तो कौन करेगा ये नेशनल डायलॉग? कौन शुरुआत करेगा? कौन इस बड़ापन दिखाएगा? देखिए, हम सबके बड़े दावे रहते हैं कि हम मुहब्बे वतन हैं, मुल्क की बड़ी फिक्र है। हकीकत यह है कि फिक्र सिर्फ अपनी कुर्सियों की होती है। तो नेशनल डायलॉग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज से नहीं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ कि आज जो मुल्क के हालात हैं वो किसी एक शख्स के, एक जमात के, एक इदारे के बस के नहीं हैं। जब तक आप इकट्ठा नहीं बैठेंगे, ये मुल्क में जो तफरीक है, जो निफाक है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये 24 करोड़ अफराद का मुल्क है और आज देखें हमारी हालत क्या है, हमारी दुनिया में मुकाम क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसकी बात की किसी को परवाह है? अगर परवाह होती तो आप यकीन करें ये जो हम काम कर रहे हैं, पहले एक हुकूमत थी 3 साल 8 महीने वो रही, उसके आप हालात देख लें, एक पैसे का काम उसने नहीं किया। फिर एक अदम एतमाद हुआ, 16 महीने की हुकूमत आ गई, एक पैसे का काम उन्होंने नहीं किया। फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट हम 5-6 महीने की ले आए, उसने कुछ नहीं किया। अब 7-8 महीने इस नई हुकूमत को गुजर गए, ये भी कुछ करने से कासिर हैं। तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? कोई आपकी सोच है? कोई आप मुल्क में इस्लाह की बात कर रहे हैं? कोई आपने मुल्क को रास्ता दिया है? तो इसके इस रास्ते के तयन के लिए अब कोई और तरीका नहीं है कि आप जो इस मुल्क के 4-5 बड़े सियासी लीडर हैं, मुल्क की फौज के सरबराह हैं, मुल्क में जुडिशरी के सरबराह हैं, ये बैठें, आगे के रास्ते का तयन करें, फिर उस पर अमल दरामद करें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब आज़िज़ साहब, आपकी ये बात बहुत अच्छी है और देखिए पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब हद से ज़्यादा नफ़रतें भी बढ़ जाती हैं, कशीदगी भी बढ़ जाती है। और देखें ये जो अभी लास्ट कपल ऑफ वीक्स में जो हुआ जलसे के बाद, जिस तरह मतलब है आप इतने मंझे हुए सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं आप मुल्क के माशाल्लाह, और फिर आपने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का टेक ओवर, उससे पहले आपकी अपने हल्के की सियासत, कितनी इज्जत है आपकी अपने हल्के में और मुआशरे में भी आपकी बहुत इज्जत है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो सारा फियास्को हुआ और पूरा का पूरा जो जोर है वो एक सियासी जमात को हसफ़ हस्ती से मिटाने का है बस, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर और अब कोई काम नहीं रह गया। और अगर आप चले लॉजिकली स्पीकिंग, आप कहते हैं कि उनको ख़त्म भी करना है, उनको हटाना भी है, उनको अब तो आप उनको मतलब है आप उनको अपनी नेचुरल डेथ मरने देना। आप एक पॉलिटिकल पार्टी अगर आप समझ रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपने वेंटिलेटर पर पहुंचा दी है, तो उस वेंटिलेटर के अंदर हवा भी आप रोज खुद भर देते हैं। यानी कि यू डू थिंग्स विच आर सो obnoxious द गवर्नमेंट्स एडवाइजर्स मस्ट थिंक कि मतलब है उनको एक नई हवा मिल जाती है उस चीज को पूरी दुनिया में तमाशा बनाने के लिए। देखिए, ये वो खराबियां हैं, ये वो खामियां हैं जो हमारे निज़ाम का हिस्सा बन चुकी हैं। और बदकिस्मती से कल 2018 में किसी और को लाने की कोशिश थी, किसी और को दबाने की कोशिश थी जी, आज और लाए गए हैं, किसी दूसरे को दबा रहे हैं। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा।
ये मजाक जो है इस मुल्क के साथ छोड़ देना चाहिए। आज आगे के रास्ते की बात करें, अपनी पोजीशंस जो आपने ये ली हुई हैं सब ने पीछे हटें इनसे, मुल्क की बात करें। मुझे आज तक, मैं पिछले कम से कम जब से ये मामला हुआ है, मैंने मुल्क की कोई किसी भी शख्स को मुल्क की बात करते नहीं सुना है। हर दूसरे को गाली निकाल रहा है, उसको अंदर कर दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा, उसमें मुकदमा बना दूंगा। ये पिछले तो हमारे 6 साल इसमें गुजर गए। तो ये मुल्क तो नहीं चल रहा ना, मुल्क के हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी को परवाह नहीं है। आज सबसे बड़ी तकलीफ दे ये बात है कि परवाह ही नहीं है किसी को। तमाम कुर्सियों पर बैठे हैं, उन कुर्सियों की आज कोई वक़्त नहीं है, आपकी आज कोई इज्जत नहीं है, न इस मुल्क के अंदर है न इस मुल्क से बाहर है। इस बात को समझें। आपकी इज्जत होगी जब आपके मुल्क की इज्जत होगी। आपकी मुल्क की इज्जत होगी जब आप अवाम की राय का एहतराम करेंगे, अवाम की फ़िक्र करेंगे, अवाम की परवाह करेंगे। अब आज साहब ये बताइएगा कि देखें, आपको आई एम श्योर यू आर प्रिवी टू दिस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। देखिए, जब 2018 के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि जी खान को तो लाना ही नहीं था, लाना तो शहबाज शरीफ साहब को था, लेकिन बात नहीं बनी। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब अब आ गए हैं। 6 साल अगर देर हो गई है, 6 साल तो नहीं हुए, 4 साल आपको देर हो गई उनको लाने में, तो उनके कारनामे भी आपके सामने हैं। मुल्क चल रहा है। मुल्क पिछले 16 महीने चल रहा था, आज 7 महीने हो गए। 23 महीने इस मुल्क में हुक्मरान हैं। क्या आपने कुछ किया है मुल्क के लिए? कोई उसको इस्लाह की है किसी मामले की? कोई आपने फैसले किए हैं? क्या आपकी सोच है? आज आप क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए? ये बुनियादी बातें हैं जिसके जवाब आज इस मुल्क के अवाम मांगते हैं। और फिर जब आपका मैंडेट मशकूक हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुर्सियाँ जिस पर, ये आईनी कुर्सियाँ जिस पर हम सब बैठते हैं, ये सिर्फ मॉरल अथॉरिटी से चलती हैं। एग्जैक्टली। जो हुक्मरान, जो लोग आइन के तहत हलफ लेते हों, उस हलफ को तोड़ते हों, उनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती। वो वक्त ज़रूर गुजार सकते हैं, वो उन कुर्सियों पर शायद बैठे भी रह सकते हैं, लेकिन वो मुल्क और उसके अवाम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अब भाई साहब, आपने कहा कि आज की पॉलिसीज जो है वो अशराफिया के लिए, मुल्क के मामलात पर कब्जा करने के लिए अशराफिया मिलकर काम करती है। आज अशराफिया क्या हो गई? अशराफिया ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट हो गई, पार्लियामेंट हो गया, बिजनेसमैन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंसेस कह दूंगी, पार्ट ऑफ जुडिशरी कह दूंगी, बिकॉज ऑल ऑफ दिस कंबाइंस टुगेदर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी कंट्री। फिर आपने एक और बात की, आपने कहा ये इस मुसव्वदे का किसी को कुछ मालूम नहीं कि क्यों हो रहा है एक शख्स को। तो किस शख्स को? उस शख्स और इस मुसव्वदे से, ये क्या है मुसव्वदा? क्या करना है इसका हमने? इससे अवाम का ये पिछले 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से आपने पूरे मुल्क को होस्टेज लिया हुआ है। मतलब है वो एक बंदा दूसरे से मिल रहा है, दूसरा तीसरे से मिल रहा है, चौथा मिल रहा है, और 50,000 लोग इस पे सुबह से रात तक शो कर रहे हैं कि जी मुसव्वदा में ये है और मुसव्वदे में वो है। क्या फ़ायदा है इस मुसव्वदे का? हमें क्या होने जा रहा है इससे? देखिए, ये जो बात अशराफिया की जाती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है एलीट कैप्चर है, अशराफिया का गलबा है। अगर उर्दू में उसका ट्रांसलेशन करें तो यही लफ्ज़ मिलता है। अशराफिया क्या है? अशराफिया वो लोग हैं, वो इदारे हैं जो इस मुल्क के मामलात से फ़ायदा उठाते हैं। मुल्क जब आप चलाते हैं, मुल्क की हुकूमत का मकसद ये होता है कि इस मुल्क के अवाम की फलाह हो। आप हुकूमतों की पॉलिसी देख लें, जो वो कानून बनाते हैं वो देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनकी सहूलत के लिए कानून भी बनते हैं और पॉलिसी भी बनती है। यहाँ पर अवाम की कोई ना सहूलत के लिए कोई पॉलिसी है, ना अवाम की किसी को फिक्र है। ये एलीट कैप्चर होता है। ये हुकूमत भी है, इससे पिछली भी थी, उससे पिछली भी थी, उससे पहले भी थी। हम आज तक ना हुकूमत का मकसद समझ सके हैं, ना अपनी जिम्मेदारी समझ सके हैं, ना हम आइन को समझ सके हैं, तो मुल्क कैसे चलेंगे? ये बुनियादी बात है। आपका हर अमल, जिसे पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट कहते हैं जी, आपका हर अमल, आपकी हर पॉलिसी, आपका हर कानून इस मुल्क के अवाम की फलाह के लिए होना चाहिए, आपको सहूलत देने के लिए नहीं, जलसे रोकने के लिए नहीं। मुल्क के अंदर ये कानून जो ये कह रहे हैं ना कि ये कानून मुल्क, ये अवाम के मफाद के लिए लेके आ रहे हैं ताकि बैकलॉग ख़त्म हो, अवाम को सहूलत मिले और फिर प्रायोरिटी पे सुना जाए। क्योंकि देखिए, जो पार्लियामेंट में चीज़ें डिस्कस करनी है वो तो आप 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट आपने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को आपने पॉलिटिकली होस्टेज कर लिया है।
इलेक्शन कराना है नहीं कराना वो डिसाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा। अब भाई साहब कैन यू हेयर मी ना जी, क्या तो आपने हाँ, जी, जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक नया तमाशा निकल आया है जो मैंने पहले नहीं देखा था कभी भी इस मुल्क में, मतलब 20 साल हो गए सहाफत करते हुए, कम से कम मैंने ये तो नहीं देखा ये जज मेरा है, वो जज इस पार्टी का है, ये उसको फायदा पहुंचा देगा, ये उसको पहुंचा, मतलब है आपने इंसाफ को होस्टेज ले लिया, पूरी तरह से उसको होस्टेज ले लिया आपने। और मतलब है जुडिशरी एक वाहिद इदारा था, उसको भी तहस नहस कर दिया आपने, स्टैब्लिशमेंट की भी आपने धज्जियां उड़ा दी हैं सोशल मीडिया पे। कोई इदारा छोड़ा है आपने पाकिस्तान का जिसमें पाकिस्तानी एतबार करे? देखें, ये इस हमाम में सब कपड़ों के बगैर है। ये बरी, यहाँ पर अदलिया भी बरी ज़िम्मा नहीं है, जो कुछ अदलिया ने किया है वो भी आपके सामने है। बिल्कुल। लेकिन अदलिया के इस अमल का मकसद ये नहीं है कि आप अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दें, उसको जो इस मुल्क की हुकूमत है उसके ताबे कर दें, जो वो चाहेगी वही अदल होगा। हुकूमतों के अपने मामलात जो आपने हैं, जो उनकी सिलेक्शंस हैं, आप जाके सेनेट के अंदर मुजाहरा देख लें। आप ख्वातीन सीटों पे जो अफराद आते हैं, जो स्पेशल सीटों पे आते हैं, उनकी सिलेक्शन देख लें जी। क्या आप चाहते हैं कि इसी किस्म के 70 करोड़ देकर जज भी कल मुल्क में लगें और जो सबसे कमज़ोर तरीन शख्स होगा वो मुल्क का चीफ जस्टिस हो? आपने निज़ाम को दुरुस्त करना है, अगर बैकलॉग है उसको हल करने का तरीका है, और वो जिम्मेदारी जो है वो अदलिया की है। आज तक अदलिया ने कभी कहा है कि हमें मज़ीद जज चाहिए, या हमारे में बैकलॉग की फ़िक्र है, या हमें मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए? ये बात तो कभी हुई नहीं है, न अदलिया ने की है। ये ठीक है, जब चार्टर डेमोक्रेसी हुआ था उस वक्त 2 जमातों के दरमियान था, आज से तकरीबन 18 साल पहले। उसके बाद आइनी तरमीम हुई हैं, उन्हीं 2 जमातों ने किसी भी आइनी तरमीम के अंदर मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात नहीं की। और जो कानूनदान बताते हैं, जो लॉयर्स हैं, कि जहाँ पर कॉमन लॉ का निज़ाम होता है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं होते, ये मज़ीद ख़राबी पैदा होगी, ये मज़ीद इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और जो आपने मज़ीद शिकें डाली हैं, जो पता नहीं अभी तक, तो ये अजीब आइनी तरमीम है कि आज तक किसी को इल्म नहीं है कि आइनी तरमीम थी क्या। एग्जैक्टली। रात के अंधेरे में असेंबली बैठी हुई है, काबीना बैठी हुई है, सेनेट बैठी हुई है, इस मुल्क के जो सियासत के अकाबरीन बैठे हुए हैं, जो दावेदार हैं जमहूरियत के, जो कहते हैं जी हमारे बाप दादा की जमहूरियत थी, वो बैठे हुए हैं उस आइन को पास कर, उस आइनी तरमीम को पास करने के लिए जो उन्होंने देखी नहीं है। ये इस हद तक हमारी सियासी सोच गिर चुकी है, इस हद तक हमारी इखलाकी कदरें गिर चुकी हैं कि हमें न पार्लिमानी जमहूरियत की परवाह है, हम सिर्फ एक अंधे कानून पास करना चाहते हैं, काले कानून, अवाम को दिखाए बगैर कानून पास करना चाहते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चला करते, इस बात को समझ लें। आपने आइनी तरमीम करनी है, आप में इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए कि उसको रखें अवाम के सामने, अवाम उस पर 3, 4, 6 महीने डिबेट करें, उसकी इस्लाह करें, अपना मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ, उसके बाद पार्लिमान में डिबेट हो, सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ रखें, उसके बाद आइन तरमीम होते हैं। जिस तरह आइन बनते हैं, आइन तरमीम करने का रास्ता भी वो है। मैं इन अफराद से गुजारिश करूँगा कि जो डिबेट्स, जब आइन बना था 1973 में, जो डिबेट्स हुई थी, ज़रा उनको पढ़ लें एक दफ़ा, अगर आप पढ़ सकते हैं, वक्त आपके पास है, क्योंकि रात के अंधेरे में तो कानून पास नहीं होते। तो ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज इस मुल्क की तमाम जो अरबाब इक़्तिदार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, वो इस मुल्क के आइन को अपने मुफाद के लिए रात के अंधेरे में तब्दील करना चाहते हैं। इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ कोई अवाम की फ़िक्र नहीं है। मुझे बता दें, वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने आइन की तरमीम देखी नहीं है और उस पर वोट करने को तैयार हैं, अपने पार्टी की हुक्म कर, लीडर की हुक्म जो सादर हो, ये बहुत अफसोस की बात है। ये आपको पता नहीं, यहाँ तो मैंने कहा हुक्म सादर होगा ना, हाकमियत ही सब कुछ तो है। कौन सी आप मुझे बताएं, किसी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ अब्बासी, आपने PMLN में इतना अरसा गुजारा है, आपकी उस प्रीवियस पार्टी में कितनी जमहूरियत है? कितनी जमहूरियत है? मतलब जमहूरियत तो ये होती है ना कि एक शख्स, जैसे फर्ज करें पार्टियों में जो जमहूरियत है, जमहूरी कदरें जो होती हैं वक्त के साथ आती हैं। हमने पार्टी को ना कोई चलने दिया, ना हमने चलाया है, ना हमारी जमहूरी सोच है, ना हमें समझ है कि मुल्क आइन क्या है, ना हमें समझ है काबीना क्या होती है, ना हमें समझ है पार्लिमान क्या होता है, ना हमें समझ है कानून क्या होता है, आइनी तरमीम क्या होती है, उसके असरात क्या होते हैं। ये बदनसीबी है कि हमने ये कुछ सीखा नहीं है।
और अपने वक्त के साथ हम मजीद मामले को ख़राब से ख़राब तर करते चले गए। इसलिए अगर आज हमारा मुल्क नहीं चल रहा, उसकी बुनियादी वजूहात भी ये हैं कि आपके अंदर ना वो जमहूरी कदरें हैं, ना वो पार्लिमानी निज़ाम की समझ है, ना वो इखलाकी अकदार रह गई है जिससे मुल्क चला कर नहीं है। और बदनसीबी है अब भाई साहब, पॉलिटिकल पार्टीज में कहाँ जमहूरियत है? देखें ना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में आपने मतलब है चले PMLN में, मैं कहती हूँ ये एक बहुत ही अनोखी बात थी कि आप वजीर आजम बन गए पनामा के बाद। ये मेरे लिए वाकई एक अनोखी बात थी। और आप वजीर आजम बन गए जबकि सब जगह चमगोइयाँ हो रही थी कि जी पहले वहाँ से शहबाज शरीफ को हटाया जाएगा, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो इधर आएंगे, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाती। बट एटलीस्ट आपके ऊपर एतमाद करके आपको वजीर आजम तो बना दिया गया ना, विच इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल। मैं ये कहूँगी कि मियाँ साहब के होते हुए कोई और, या जरदारी साहब या बिलावल साहब के होते हुए इन पॉलिटिकल पार्टीज में से बड़े ओहदों पर कोई और पहुंचे, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल अब ये है कि चले हम इस हद तक तो आ चुके हैं, आप ये मुझे बताएं कि आप ये जो जनरल फैज़ और इसके बाद अब जनरल फैज़ का मामला, और जाहिर सी बात है इमरान खान का, बानी तहरीक इंसाफ का, 9 मई का, इन मामलात को आप कैसे देखते हैं? मतलब है कि ये वन मैन शो था, फिर उनकी जो ट्रायल है उसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा, नेशनली इंटरनेशनली? और आपको ये भी क्या शक है, या आपने सुना तो होगा ना, ज़ाहिर है आप सियासतदानों में उठते बैठते हैं, कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या गुफ्तगू हो रही है कि हाँ जी क्या हो सकता है इसके मद में खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में हो जाए? देखिए, ये हर मामला जो है ना कानून के मुताबिक होना चाहिए जी। ना इस मुल्क में वज़ीर आज़म होना कोई जुर्म है, ना इस मुल्क में ISI का सरबराह होना जुर्म है। अगर इनमें से कोई भी कानून तोड़ता है तो मुल्क का कानून मौजूद है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मई 9 को जो हुआ, मेरी नज़र में वो एक बहुत बड़ा सानिया है इस हवाले से कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अवाम के जत्थे जो हैं वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हुए। ये एक अनोखी बात है जो हमारी 17 साल की तारीख में नहीं हुई थी। बिल्कुल। अब इस बात को 17 महीने गुजरने लगे हैं। इस मुल्क की हुकूमत उन अफराद को सज़ा देने में नाकाम रही है जो उन मामलात में शरीक थे। जी। आपने किसी को सज़ा दी है? नहीं। फिर अगर ये मामला आर्मी एक्ट के तहत आता है तो आर्मी एक्ट के तहत जो कोर्ट मार्शल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर वो फौजी अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब आप 17 महीने गुजर जाएंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे फिर सारा अमल मशकूक हो जाता है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अब दुनिया में देख लें, कोई ऐसी बात होती है, अभी इंग्लैंड में वहाँ पे राइट्स हुए, अभी राइट्स जारी थे, उन्होंने सजाएं देनी शुरू कर दी, पकड़ लिया सबको, लोगों को पकड़ा, लोगों को सजा दी, प्रोसिक्यूट किया, प्रोसिक्यूट नहीं किया। एग्जैक्टली। किसी को कानून के बाहर जाकर उसको जेल में नहीं रखा, उसको सजाएं नहीं दी, उसको उठा कर नहीं ले गए, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने शहादतें सामने रखी, उनको सजा दे दी। यही काम आपको करना चाहिए था, लेकिन 17 महीने में क्यों नहीं हुआ ये मेरी समझ से बाहर है। अगर लोग हमलावर हुए, जलाई गई हैं फौजी अमलाक, आपने कोई कार्रवाई की है, किसी को सज़ा दी है, किसी को आपने प्रोसिक्यूट किया है? वो नहीं किया। तो रोज़ हम सुनते हैं जी आज इसको अंदर कर देंगे, आज उसको कर देंगे। भाई आप करें, लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर जो शहादतें हैं वो रखें, सबूत रखें, सजाएं दें उनको, चाहे वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे वो जो भी हो। जो भी हो, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है जो इस मुल्क में जो इक़्तिदार में है। अब भाई साहब एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू हो रही है, वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के। अब्बासी साहब एक बात बताइएगा, 2018 में और 19 में जब ये पनामा का 17, 18, 19 में जब ये पनामा का मामला चल रहा था, आपकी कभी जनरल फैज़ से मुलाकात हुई? नहीं जी, मेरी कोई जनरल फैज़ साहब से मुलाकात नहीं थी। मेरी जो मुझे उनसे मुलाकात याद है वो नवंबर 2018 में हुई। मैं हुकूमत के दौरान वो DDC थे, मुझे नहीं याद आता कि कभी मुलाकात हुई हो। 2018 में हम अपोजिशन में थे, जनरल बाजवा साहब ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि वो
बात करना चाहते हैं मईशत के बारे में। मुझे दावत दी ख्वाजा आसिफ साहब को और मुफ्ती इस्माइल साहब को कि मईशत पे हम बात करना चाहते हैं, हमें तशवीश है। हमने अपनी जमात से इजाज़त लेकर उनसे मुलाकात की, तो उस मीटिंग में जनरल बाजवा साहब और फैज़ साहब दोनों मौजूद थे और बड़ी 3-4 घंटे सिर्फ मईशत पे बात हुई। वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। उसके बाद जब आइनी तरामीम हो रही थी उस वक्त शायद एक आध दफ़ा उस मीटिंग में वो भी शरीक थे और मैं भी शरीक था। इसके अलावा मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। नहीं तो भाई साहब, इमरान खान की हुकूमत थी और ऑपोजिशन से मुलाकात करके तशवीश बता रहे थे वो अपनी मईशत पे आपको। जी, तशवीश नहीं बता रहे थे, मशवरा करना चाहते थे। अच्छा। कि आपकी क्या सोच है। उससे हम 5 महीने पहले हुकूमत छोड़ के गए थे और हमने बजट भी दिया था उस साल का, इसलिए वो मशवरा करना चाहते थे कि अपने लिए कि क्या हुकूमत क्या कर रही है, क्या हमें करना चाहिए। IMF के साथ मुश्किलात पेश आ रही थी, वो कैसे उनको मैनेज करना है। तो ये हुकूमती, ये मुल्क के मामलात होते हैं, इसमें ना अपोजिशन देखी जाती है ना हुकूमत देखी जाती है। नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो ताज़ा नहीं, आप लोगों को ताज़ा निकाला था और हराया था ना। और मुझे अच्छी तरह याद है, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, ये बात अब्बासी साहब, यहाँ कराची में मैरियट, मैंने एक होटल का नाम ले लिया लेकिन चले, एक निजी होटल में एक बहुत बड़ी इकॉनमी पर बात हुई थी और उसके अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो जनरल बाजवा थे। फिर उसके बाद ये जितने भी सहाफ़ियों से या दीगर लोगों से मुलाकातें होती रहीं, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो भत्ता बैठाया इकॉनमी का वो तो PMLN की गवर्नर डार साहब ने बैठाया। तो उन्होंने कहा कि सारी की सारी गलती उनकी है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इसीलिए तो वो अपनी तरफ से एक बहुत ही हाई लेवल के बंदे को लेके आए जिसका नाम असद उमर था। और आपको पता है असद उमर उसमें से पहले एक कंपनी चलाते थे जिसका वैसे ही दिवालिया निकल गया। तो मतलब है कि एक पार्टी को आप कहते हैं कि आप लेके भी आए हैं और उनकी कोई तैयारी भी नहीं थी मईशत के हवाले से और IMF में डिफिकल्टीज भी आ रही थी। तो भाई जब उनके अंदर इतना गुब्बारे में फूंक भरी जा रही थी तो क्या उनसे पूछा नहीं गया कि आपका प्लान क्या है? क्योंकि मैंने जितने इंटरव्यूज किए ना खान साहब से और उनकी पार्टी से रिलेटेड, उनके पास वाकई इकोनॉमी का कोई प्लान नहीं था। बस वो ये कहते थे हाँ प्लान तैयार है, हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन कोई प्लान नहीं था। देखिए, प्लान उस वक्त था ना आज है, हमने कुछ सीखा नहीं है। ये 6 साल गुजरने लगे, मुल्क के पास कोई मईशत का ढांचा नहीं है कि हम कैसे मईशत की इस्लाह करेंगे। उस वक्त भी मुशावरत हुई, अपोजिशन हुकूमत ये सब मुशावरत करते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि वो तो खैर एक बड़ी ओपनली हाइब्रिड हुकूमत थी, आज भी हाइब्रिड प्लस हुकूमत कहा जाता है। तो हमारे मुल्क के मामलात में फ़ौज का एक असर है, फ़ौज का एक ताल्लुक है, उनका इसमें मामला है। तो उस वक्त उन्होंने मुशावरत करना चाहिए, हमने उनसे मुशावरत की, हुकूमत बुलाई, हम हुकूमत से मुशावरत उनसे करने को, उनको अपना मशवरा, अपनी राय देने को तैयार है। इसमें तो कोई बात नहीं, सब पाकिस्तान है, मईशत ठीक होगी, पाकिस्तान ठीक होगा। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे जो कंट्रोवर्शियल बात यहाँ नजर आ रही है ना, वो ये आ रही है कि एक हुकूमत को मईशत और गलत फैसलों पर ही तो निकाला गया और नवाज शरीफ साहब का अफाद से तसादम। आगे बढ़ते हैं, चले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया। देखिए मोहतरमा, मेरी बात सुन लें, किसी को निकालने का हक नहीं होता। ये हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पास है। यहाँ सबसे बड़ी खराबी ये है कि इलेक्शन में मुदाखलत करके एक को हराया जाता है, एक को जिताया जाता है, अवाम की राय वहीं पर रह जाती है। जिस दिन हमें इस बात का एहसास होगा कि ये किसी और को हक नहीं है कि कौन हुकूमत करेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को अपनी वोट के ज़रिए ये हक देने या लेने का इख्तियार है, उस दिन मुल्क की बेहतरी शुरू होगी। हमने ये आज तक सीखा नहीं है 77 साल में। ये मैं और आप तो इस बात पर राजी है ना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अरबाब इख्तियार भी तो राजी हो ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपने हल्के से हारे हुए हैं और फिर भी आप जाके कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो इसके अंदर मतलब है मॉरलिटी का लेवल क्या होगा, ये इस पे बात ही नहीं करते, छोड़ें, आगे बढ़ जाते हैं। एक हुकूमत आ गई, वो चल नहीं सकी, उसको वो लंगड़ी लूली हुकूमत थी, उनका पहली दफ़ा था, उनसे उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन वो सारा का सारा डिपेंडेंट था। आगे बढ़ जाते हैं। क्या अभी रिसेंटली हाल ही में जनरल आसिम मुनीर के आने से पहले ये बड़ी बात हो रही है सियासतदान, टेलीविजन पे खुली आम बात हो रही है, क्या आपको इस बात का इल्म है कि जनरल फैज़ ने भी बड़े राब्ते किए और उसके बाद कहा
अपनी सिफारिशें भी कराई और गारंटीज भी दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे आर्मी चीफ के लिए अगर आप कर दें तो मैं आपके साथ अच्छा चलूंगा मिल के, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं माने। नहीं देखें, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है, ना इन बातों की रेलेवेंस आज के हालात में है, ना हमें इन पर स्पेकुलेशन करनी चाहिए। एक आर्मी स्पेकुलेशन नहीं है सर, ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये वजीर दफा कह रहे हैं। देखिए वजीर दफा कह रहे हैं, वो बेहतर जानते होंगे, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है। ठीक, मेरी हमेशा ये ज़िंदगी में कोशिश रही है कि ये जो मामलात हैं ये कानून के मुताबिक और खुश इसलूबी से बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी के ये मामलात आगे चलते रहें। हमें किसी भी कौमी इदारे को, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कोई और इदारा हो, उसको कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब जो माजी में हो गया है, इसके लिए मैं कहता हूँ ट्रूथ कमीशन मुकर्रर कर दें। इन बातों की जो रेलेवेंस है वो सिर्फ एक तारीखी हद तक रह गई है, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है माजी की बात करने में। इसको डॉक्यूमेंट कर दें ट्रूथ कमीशन में और उससे सबक हासिल करें कि आइंदा ये गलतियां ना करें। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब, कौन मानेगा इस बात पर? भाई मानने की, भाई फिर ना माने तो फिर आप यही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, मैंने ये कहा था, तुमने ये कहा था, मैंने ये सुना था, वो ये कह रहा था। ये फिर इन बातों को छोड़ दे, मेरे ज़िंदगी में चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि आपकी जो नई पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर अभी मतलब है और कितने लोग शरीक होंगे? आपका एजेंडा तो काफ़ी साफ है और मतलब है कि उसके अंदर कोई क्राइटेरिया है? आप लोगों को खुद दावत दे रहे हैं या लोग खुद शामिल होना चाहते हैं? इसको आप नेशनल लेवल पर आने वाले इलेक्शन से पहले किस तरह इस पार्टी को आप मैं ये कहूँगी ग्राउंड रूट्स तक लेकर आएंगे? जी देखें, पार्टियां जो सियासी जमातें होती हैं, माजी में जो भी सियासी जमातें आई ये इनको पक्की पकाई जमातें कहा जाता है। सही बात है। ये 40-50 इलेक्टेबल्स होते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना होता है, कौन सदर है, कौन नायब सदर हैं, और वो एक दिन अपीयर हो जाते हैं और आमतौर पे इलेक्शन के लगभग वो अपीयर होते हैं। और फिर वो पता चलता है जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया था, ये तो फलाने मकसद के लिए था। तो हम वो जमात नहीं है। हमने इस इलेक्शन के बाद ये जमात इसलिए शुरू की कि किसी को ये शुबा ना रहे कि ये कोई इलेक्शन में मुफाद के लिए किसी इस्तेमाल हुए। हमने कोई इलेक्टेबल्स नहीं ढूंढे, हमने ग्रास रूट से जमात बना रहे हैं। हर ज़िले में कोशिश है कि प्रेजेंस हो जाए। उसके बाद जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो भी शामिल होंगे, लेकिन हमें हर शख्स कबूल नहीं है। वो शख्स जिसका इंटेग्रिटी हो, जिसकी शोहरत अच्छी हो, वो लोग जमात में हों ताकि हम एक मुख्तलिफ तरीके से मुल्क में सियासत कर सकें। वरना आज जो सियासत का मामला है वो आपके सामने है कि क्या सियासत है, क्या उसके अक़दार हैं, कैसे वो मामलात चलते हैं। तो ये एक और फिर हमारी ये कोशिश है कि एक सलाहियत जमात के अंदर पैदा की जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज हमारी जमात में जो सलाहियत है, हालांकि ये नई जमात है, 3 महीने भी नहीं हुए जी, बाकी पाकिस्तान में तमाम जमातों से इस जमात के अंदर मुल्की मामलात चलाने की, उन पर बात करने की, उनको समझने की, उनके बारे में राय देने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद है। स्पेशली मईशत पर भी काफ़ी आपका माशाल्लाह मईशत पर भी तजर्बा भी है, बात करने की सलाहियत भी है। बेशक और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी माशाल्लाह काफ़ी अबूर भी है और काफ़ी एंड आई थिंक मुझे ऐसे लगता है भाई साहब कि आप क्योंकि एक मतलब है, वैसे तो आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं और आपका बड़ा तजर्बा है। मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, या मैं एक सजेशन दे सकती हूँ। आप पाकिस्तान की यूथ के लोगों को इन्वॉल्व करके छोटे छोटे एडवाइजरी बोर्ड्स क्यों नहीं बनवाते हैं अपने लिए, लाइक जो कि आपको फीडबैक दे सके फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लाइक इकोनॉमी में, मीडिया में, आईटी में, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे की जा सकती है, इंटरनेशनली कैसे की जा सकती है, किसको अप्रोच किया जा सकता है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान लुक बेटर। तो आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते कि वॉलंटरली लोग आपको ये आपकी पार्टी के अंदर इस चीज के अंदर आप की मदद करें, या लाइक आपको एटलीस्ट फीडबैक दें? देखिए, लोग बेटर की बात जो है ना, ये मुल्क के मामलात ऑप्टिक्स तक महदूद नहीं होते। आपको लोग बेटर के लिए डू बेटर करना पड़ेगा जी, आपको काम करना पड़ेगा। तो हम वो सलाहियत हमने पैदा की है।
हमने अभी भी परसों भी हमने एक मुशावरती इजलास रखा इस्लामाबाद में, जहाँ पर ज़िंदगी के हर शोबे के लोग शामिल हुए जो तजुर्बा भी रखते हैं, जो मामलात समझते हैं, फ़हम व फरासत रखते हैं। हर शोबे से लोग शामिल हुए और उन्होंने 3-4 घंटे लगाकर वहाँ के पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है उस पर हमने बहस की। और हम हमारे शहर में जाएंगे ताकि आज नौजवान को क्या चाहिए, नौजवान को खोखले नारे नहीं चाहिए, नौजवान को पॉपुलिज्म नहीं चाहिए, नौजवान को झूठे नैरेटिव नहीं चाहिए, नौजवान को ये रिश्वतें नहीं चाहिए कि इसको लैपटॉप बांट दो, इसको ये 4 रुपए दे दो। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपने नौजवान को रोज़गार के मौके देने हैं, आपने उसको उम्मीद देनी है, आपने उसको एक बेहतर मुस्तकबिल दे की बात करनी है, और वो सिर्फ मईशत ठीक करने से होगा। मईशत में नौजवान के लिए आपने कारोबार के, रोज़गार के मौके मुयसर करने हैं। ये बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की। उस पर मुझे बता दें कौन सी हुकूमत ने पिछले 20 साल ले लें, 10 ले लें, 5 ले लें, किसने काम किया है? किसी ने काम नहीं किया। ये सब जो कानून बनाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो अपने मुल्क, अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपना गलबा हासिल करने के लिए बनाते हैं। ये बदकिस्मती है मुल्क की। आज नौजवान की बात तो सारे करना चाहते हैं क्योंकि वोट नौजवान के पास है, लेकिन उसके लिए करने को कुछ तैयार नहीं है, ना सोच है ना फिक्र है। ये बदनसीबी है मुल्क की। आज हमारा नौजवान मायूस हो रहा है। नौजवान इस मुल्क के वो लोग हैं जो 30, जब आप अगले इलेक्शन में पहुंचेंगे तो 30 साल से कम उम्र जो लोग होंगे वो 70% मुल्क के लोग होंगे। ये एक सबसे बड़ा असासा है मुल्क का कि इसके अंदर एक नौजवान पॉपुलेशन मौजूद है। आज दुनिया के अक्सर जो मुल्क हैं उनमें लोग जो हैं उनकी उम्र, चूँकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो उनकी पॉपुलेशन की एवरेज एज भी बहुत बढ़ गई है। तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल वो है। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा असासा हमारे नौजवान, और हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। अच्छा भाई साहब, हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, जिसके लिए आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज भी परेशान है, और परेशान इन द सेंस में, नॉट सेइंग परेशान इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट जो डिवीजन आई है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो एक मुहिम चलाना शुरू कर दी है, ये नफरतों की मुहिम जो चलाना शुरू कर दी है। स्पेशली देखिए, मैंने भी 20 इयर्स में आई थिंक जो लास्ट मैंने देखा था ना, जो बहुत प्रोपेगेंडा हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ परवेज, लेट जनरल परवेज मुशर्रफ एरा, वो जो मूवमेंट चल गई थी ना उनकी लॉयर्स की, उसके बाद फिर उनका वो डाउनफॉल, और जिस तरह उनको निकाला गया या उन्होंने इस्तीफा दिया। बट उसके बाद से आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की अवाम और अफवाज के दरमियान इस तरह का फासला जो है वो पैदा हुआ हो या करने की कोशिश की जाए। आई थिंक दैट इज आवर प्रायोरिटी राइट नाउ कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और इसको ख़त्म करने के लिए टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये करंट पॉलिटिकल जो आपकी हायरार्की है वो तो नहीं कर सकती, बिकॉज द यूथ अनफॉर्चुनेटली डज नॉट ट्रस्ट देम। दैट्स अ फैक्ट। ये देखिए, ये सब मसाइल मुल्क के पैदा हो गए और इसमें कोई भी बरी ज़िम्मा नहीं है। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। जो आज इस मुल्क में अरबाब इक़्तिदार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन में हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट में हैं, जुडिशरी में हैं, सब जिम्मेदार हैं। पहली बात तो ये है, कोई भी यहाँ बरी ज़िम्मा नहीं है। जहाँ पर हमारा मुल्क खड़ा है, हम सब का हिस्सा है इस खराबी के अंदर। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। फिर अपने हालात देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आज किसी के बारे में भी लोग अच्छी राय नहीं रखते। लोग अब सब पे हमें बुरुद इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये जो लोगों की आपके बारे में राय है, इसको आप सिर्फ अमल से बदल सकते हैं। और वो अमल कोई एक रोज़ाना अमल नहीं है, आपके रोज़मर्रा के काम हैं। आपने मुल्क की बेहतरी करनी है, मईशत की बेहतरी करनी है, सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, आपने तफरीक जो मुल्क में इसको ख़त्म करनी है, एक दूसरे को गाली नहीं देनी, अवाम के सामने एक ऐसे इक़दार रखनी है जिसको वो अपना सकें। तो हम तो इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हैं। हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में आइन की तरमीम पास कर लें। हम आज भी उल्टे सीधे कानून बनाते हैं। इस मुल्क का
हर सियासी लीडर उसकी तायद भी करता है, उस पर साइन भी करता है, मुल्क कैसे चलेगा? आप जरा पढ़ लें, जो सितंबर में 2 कानून बने, ना उनका सिर है ना उनका पैर है, ना वो किसी कानून की जो बुनियाद होती है, जो मकसद होता है कानून का, उस पर पूरा उतरते हैं। तो हमने बनाए हैं एक कानून जलसा रोकने के लिए, एक कानून सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है रिजर्व सीट्स पर उसकी नफी करने के लिए, बस ये कानून बनाए इस हुकूमत ने सितंबर के महीने में। और तीसरा तोहफा जो हमको दे रहे थे वो मुल्क के आइन को रात के अंधेरे में बगैर किसी को दिखाए, बगैर किसी के पढ़े आइनी तरमीम पास कर रहे थे। ये आज हमारी हुक्मरान जो हैं, जो इस मुल्क की मजबूर है ना सर, आप क्या अब उनसे क्या गला करना, मजबूर है ना, आपको पता तो है कि क्या मजबूरी है उनकी। देखिए मजबूरी नहीं होती, अगर आप अवाम के नुमाइंदे हैं तो आपकी कोई मजबूरी नहीं, अगर आप अवाम के नुमाइंदे हो ना, सवाल तो यही पैदा होता है ना भाई साहब, अगर आप अपने हल्के से जीते हो, अवाम के नुमाइंदे नहीं है तो फिर वहाँ बैठने का हक, जी आपको बैठने का हक नहीं है ना। देखें ना, आप अपने हल्के में, जी ठीक कह रहे हैं, आप अपने हल्के में हर जगह जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कितना आप वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, मुझे पता है ये बात। लेकिन मतलब फर्ज करें खुदा ना खास्ता आप वहाँ से हार जाएं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपकी मैं मिसाल नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। फर्ज करें कोई XYZ वहाँ से हार जाए, लेकिन आपका मॉरल लेवल ये हो कि आप फिर भी फॉर्म 45 की जगह 47 की बुनियाद पर जाके बैठ जाएं असेंबली में, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर कैसे आप पे ट्रस्ट किया, फिर चलें जो जिसने आपको वहाँ बिठा भी दिया है, जिसके कंधों पर चढ़ के आप आ भी गए हैं, तो आपको तो हर वक्त डर लगा रहेगा ना कि मैं आज गया या कल गया, तो फिर आपको बात उसी की माननी पड़ेगी ना जो आपको लेके आया है। जब जमहूर आपके पीछे ना हो तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं रात के अंधेरे में। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी 2 दफ़ा फॉर्म 47 से आ रहा हूँ, कोई मुझे ना इसमें गिला शिकवा नहीं है, और मैंने उससे सीखा है, और मैंने इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया कि मुझे नज़र आ रहा था बहुत पहले कि इस इलेक्शन के हालात क्या होंगे, तो मैं इस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और ये अल्लाह का करम है कि उसने कम अज़ कम मुझ पर ये मेहरबानी की, ये सोच दी कि वरना किसी भी सियासतदान के लिए इलेक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मुझे बड़ा बताया गया, और मैंने खुद भी देखा था, पीस पार्टी ने जब 85 का इलेक्शन छोड़ा था उनको बहुत धचका पहुंचा था, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला ये था कि मैं जो खराबी इस मुल्क के अंदर फरवरी 8 2024 को हुई है उसका हिस्सा नहीं हूँ। बहरहाल वो अपनी जगह पर है। आज जो लोग इक़्तिदार में हैं वो जानते हैं, उनका अंदर जानता है, उनका ज़मीर जानता है कि उनकी हकीकत क्या है। एग्जैक्टली। तो जब अगर आपके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, अगर आप फॉर्म 47 के हुक्मरान होंगे तो फिर आपके काम भी फॉर्म 47 वाले ही होंगे, ये बात याद रखें। यही तो मैं आपसे कह रही थी भाई साहब। बट चले प्रोग्राम में इख्तिताम होता है, आप आए, तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू पार्टी। एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि ये इस इलेक्शन में हिस्सा ना लेके आई थिंक अपनी ज़िंदगी का वाकई बेहतरीन फैसला किया है। आगे अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।